So what would happen in the last class we had done for what type of the reactions the benzene will give? Electrophilic substitution. Yes, aromatic compounds we were discussing. And in the aromatic compounds बेटा हमने पढ़ा था कि electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions, these were the reactions that the benzene will undergo. उस दिन हमने काफी सारे reactions पढ़े थे और जिन reactions में हमने electrophile को generate करवा के rest of the reactions were very easy. You have to just remove the H plus और E plus को वहां पे attach करना है. ठीक है बेटा? तो उसमें जो रिएक्शन हमने पढ़े थे एक बार थोड़ा मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता देती हूँ. आई टोल्ड यू ऑन दैट डे कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर दैट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा, कोई एक एग्जांपल बताओ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. एनीवन? ये मैंने बेंजीन ले लिया. अगर बेंजीन में मैं नाइट्रिक एसिड की एडिशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, 1:1 मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड को. तो the name of this process is called as nitration. और कैसे करी थी बेटा? मैंने आपको बोला था कि बेंजीन में से क्या जाएगा? H जाएगा. तो H अगर बेंजीन में से जाएगा in order to lose the water, H2O रिमूव हो जाएगा. H2O रिमूव होगा तो इसमें से फिर OH लेना पड़ेगा ना. तो OH अगर नेगेटिव हो गया तो बाकी प्लस आपके पास क्या बच गया? NO2 प्लस बच गया. तो Na2 प्लस इसमें क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. तो रिएक्शन तो हमें पता है क्या होगा. H प्लस चला जाएगा, उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल हम लगा देंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास NO2. एंड देन इज H एंड OH, देयर विल बी द लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. यही रिएक्शन पढ़ा था ना बेटे? ओके. तो अब इस रिएक्शन में क्या क्या मैकेनिज्म है? एवरी टाइम मैं एक इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस बोल देती हूँ, जो कि आप GOC से भी पढ़ते आ रहे हो. तो अब हर बार आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना आना चाहिए. मैकेनिज्म तो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सेम ही रहेगा. तो regarding the mechanism of the electrophilic substitution of electrophilic substitution reaction, इससे आपको थोड़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी पता लग जाएगा कि क्या बनता है या क्यों होते हैं ये रिएक्शन, एडिशन क्यों नहीं दे रहा है ये. सबसे पहला स्टेप होगा बेटा जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे जनरेट करोगे? देखो इलेक्ट्रोफाइल भी आपके पास ऐसे तो नहीं आएगा अकेला. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन में आएंगे. जैसे अभी आपने देखा ना NO2 के साथ OH था कॉम्बिनेशन में, तो HNO3 था. तो आई एम जस्ट राइटिंग इट इन दिस मैनर कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल E and U होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियोफाइल ले जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल. तो ये फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन. ओके. जैसे HCN है, CN नेगेटिव, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा. H प्लस क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा. नाइट्रिक एसिड में NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल. OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल. तो मींस आपको जो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल है वो कॉम्बिनेशन में मिलेंगे और आपको उसे सबसे पहले तो सेपरेट करना है. तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप हो गया बेटा द अटैक of the electrophile on the benzene ring. This would be the second step. When there would be the attack of the electrophile on the benzene ring. अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो हमने करा लिया E प्लस. अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक कैसे करेगा? लेट्स चेक इट आउट. देखो बेटा ये हमारे पास था बेंजीन रिंग. फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस मैं ये हाइड्रोजन बाहर लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको ये बेंजीन में ऐसा नहीं मिलेगा हाइड्रोजन. आपको सिंपल बेंजीन रिंग पता है कि CH वुड बी एट एवरी पॉइंट, ये 6 लोकेशंस पे. तो ये E प्लस आ गया. तो जब ये अटैक करेगा तो कोई भी आप डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा सकते हो, जैसे मैंने ये शिफ्ट करवा दिया. ठीक है. तो बेटा जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये H के साथ लग जाएगा. देखो 2 डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखो. दिस इज अ H एंड दिस इज अ E.
ये यहाँ पे लग गया, ओके। व्हेन इट विल गेट अटैच, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, देखो बेसिकली क्या हुआ होगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, थोड़ा सा मैं इसको शो कर देती हूँ। ये एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन दिस मैकेनिज्म ना, वो सारा जीओसी का पार्ट है, और वो आपको पता है, यू नो दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले क्या हुआ होगा, अगर यहाँ पे मैंने अटैच किया है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुए होंगे, यस और नो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ होगा। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया वहां पे ई प्लस अटैच हो गया। तो बेटा यहाँ पे अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 और थर्ड हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है यहाँ पे एफिशिएंसी क्रिएट होगी या नहीं क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप सभी को ये बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखा है? यस मैम। फर्स्ट शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इन सच अ मैनर कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो दिस इज अ थिंग कि बेंजीन में अपने अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है, तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, पाई क्लाउड इजीली मूव कर सकता है, और डीलोकलाइजेशन से उसे स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आ गया, इसका तो पॉजिटिव मेकअप हो गया, ओवरकम हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसको ओवरकम करने के लिए। तो इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट वुड बी देयर, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, हेयर वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड, हेयर वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड, नाउ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड हेयर इज अ एच एंड हेयर इज ई। तो इसका मतलब है कि जब H प्लस का अटैक हुआ तो यू पीपल कैन सी द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग दैट इज डीलोकलाइज। तो इसका मतलब है, ये देखो कार्बन एटम्स जो हैं आपके, इन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो जब भी कोई चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो पहले तो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, इसमें कार्बोकेटायन बना ना, Yes, ma'am. यस बस। there is the formation of the carbocation, और स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 की एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कि बेसिकली क्या हो रहा है, इन सारी स्ट्रक्चर्स में ऐसे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे क्या है E। नाउ दिस इज अ बेसिक रीजन कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो हो पा रहा है, बिकॉज जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, that is a resonance stabilized carbocation you are getting, resonance stabilized carbocation। ठीक है, अब देखो किसी भी रिएक्शन में अगर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो स्टेबलाइज हो रहा है बाय एनी मींस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, स्टेबलाइज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्टेंट उस तरफ प्रोसीड करेगा, वो रिएक्शन होगा। मोर आपने पता है ना आपको कि मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है तो रिएक्टेंट आपका इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। तो ये बन गया, ये है स्टेप 2। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। वैसे तो आप कोई भी स्ट्रक्चर पिक कर सकते हो, पर लेट्स गो इन द सीक्वेंस, थर्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो हमने लास्ट में बनाई है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे था, देयर इज अ H एंड देयर इज अ E एंड हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चला जाएगा एज अ H प्लस और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दोबारा से एरोमेटिसिटी क्रिएट हो गई, देखो एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से रीजनरेट हो गया, और ये ई आ गया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ H। तो अगर टोटल रिएक्शन को देखा जाए तो वो क्या है कि दिस इज अ रिमूवल ऑफ द H प्लस एंड द substitution of the H plus by the E plus, that is a electrophilic substitution reaction। और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, और द अदर वे ऑफ सीइंग इट इज अ एरिनियम आयन बन रहा है, और एरिनियम आयन क्या है, स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो दिस इज अ बेसिक रीजन, दिस इज अ बेसिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन आता है। बाकी आप E प्लस को चेंज करते जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में E प्लस नाइट्रेशन में NO2 प्लस है, अगर सल्फोनेशन करते हो तो SO3H प्लस है, क्लोरीनेशन या हैलोजनेशन करते हो तो उसमें X प्लस है, ठीक है ना। तो एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट चेंज द, हाँ एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन करते हो तो CH3 प्लस है एल्काइलेशन में, और CH3 CO प्लस है एसाइलेशन में। तो एवरी टाइम यू नीड टू चेंज द your electrophile and rest the mechanism would remain same। तो mechanism में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। तो ये सभी का कॉमन मैकेनिज्म है, व्हाट ऑल द रिएक्शंस वी हैव डन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके,
नाउ वन रिएक्शन फॉर द बेंजीन इज द एडिशन रिएक्शन. देखो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होता है बट बहुत स्पेशल कंडीशंस में होता है. इट इज नॉट जस्ट लाइक कि रूम टेम्परेचर पे हो गया. पहला रिएक्शन है बेंजीन में, जैसा सिंपल हम एल्कीन्स में करते थे, रिडक्शन, हाइड्रोजन की एडिशन करी निकल की प्रेजेंस में, पर इसको हीट किया तो आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन. सेकेंड टाइप का एडिशन रिएक्शन आपको पता है, दोनों मोनोवलेंट है, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी, तो एक जैसा रिएक्शन मिलेगा. तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, अगर आप इसको भी यूवी लाइट और अप्रोक्सीमेटली 500 केल्विन टेम्परेचर पे रखते हो तो यहाँ पे भी सारे डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे और वहां पे एक एक क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा. तो ये साइक्लोहेक्सेन तो बना और इसमें क्या आ गया, 6 क्लोरीन आ गए. तो इसका ये, क्योंकि ये इसका पेरेंट बेंजीन है तो इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है BHC. ओके. Yes, ma'am. इसको ना ये एक पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, गैमेक्सेन कहते हैं कॉमन नेम में, गैमेक्सेन. दिस इज अ कॉमन नेम. तो दीज आर द टू एडिशन रिएक्शंस. ये बिल्कुल एल्कीन्स की तरह ही है, मींस डबल बॉन्ड को आप एडिशन करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो. Rest, last reaction for the benzene category is the combustion. Combustion is very easy. हमारे बच्चों को पता है कि जब भी आपका बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसका कंबस्शन होता है. तो हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं, सिर्फ बेंजीन की बात नहीं कर रही हूँ, एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन, वी हैव डन दैट, कि जब भी आपके हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो दिस इज अ C6H6 बेंजीन. इसमें 15/2 O2. अगर आपको 15/2 की कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड से करो. वैसे तो आप 1-2 बार लिखोगे, आपको इक्वेशन वैसे ही ध्यान में रहेगी. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा. इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन ना बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. एंड एट द लास्ट यू विल गो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द ऑक्सीजन. कार्बन कितने हैं, 6, तो हेयर यू विल पुट 6. हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो हेयर यू विल यूज 3. Now count the oxygen atom, 6 2 are 12 और 3 15, तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा. All these are in the gaseous state, so this is a combustion reaction. So is that clear? Yes, ma'am. This is all about the reactions of your aromatic compounds. बाकी तो सारे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे, एक combustion और एक addition reactions. Now we come to the last topic of this chapter, that is called as a directive influence. अब ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखो बेटा मैं थोड़ा सा पोजीशंस का बता दूं. वैसे तो मुझे पता है आप सभी को पता होगा ये बात. अगर बेंजीन में किसी एक पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है, लेट्स से X, तो इसकी जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस है, देखो मैंने एक ग्रुप यहाँ पे रखा है X, अगर मैं ग्रुप यहाँ पे भी रखती तब भी मैं जो वर्डिंग बोल रही हूँ वो वहां पे एप्लीकेबल होगी. ठीक है, तो ध्यान से सुन लो इसकी डेफिनेशन. अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन में प्रेजेंट है तो उसकी जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं ऑन द बोथ साइड उनको बोलते हैं ऑर्थो. ठीक है बेटा. अब ये पोजीशन है जो दिस वन, अगर ये ग्रुप है तो एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट जो लोकेशंस हैं उन्हें बोलते हैं मेटा. और ये जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इज कॉल्ड एज पैरा. बाकी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एक्स को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं तो फिर ये दोनों ऑर्थो हो जाएंगी, ये दोनों मेटा हो जाएंगी और उसकी डायगोनली ऑपोजिट पोजीशन पैरा हो जाएगी. ग्रुप को मैं यहाँ लगा दूं, ये एडजेसेंट वाली दोनों ऑर्थो हो जाएंगी, ये उसकी मेटा हो जाएंगी और डायगोनली ऑपोजिट उसकी पैरा हो जाएगी. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने क्या स्टडी की है अभी तक, हमने स्टडी किया है कि इफ वी आर हैविंग अ नॉर्मल बेंजीन मॉलिक्यूल जिसमें ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था, एवरी कॉर्नर ऑफ द बेंजीन, 6 कॉर्नर्स आर देयर ना, इज ऑक्युपाइड बाय द CH. उस टाइम तो आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा रहे हो तो कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सारी पोजीशन उस टाइम पे सेम है. पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने X रखा हुआ था, तो अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन में प्रेजेंट है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पे कहाँ अटैच होगा. पहली बात तो वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को
यू कैन से सपोर्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट कर रहा, तो उसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पहला पॉइंट रहेगा। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि डायरेक्ट कहाँ पे कर रहा है। अब आप इसको ऐसे समझो कि जब आप किसी क्लास में एंटर कर रहे हो या किसी कहीं बाहर भी जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे हो, अगर तो सारी पोजीशंस वेकेंट है तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। बट अगर कुछ पोजीशंस ऑक्युपाइड है या एक भी पोजीशंस ऑक्युपाइड है तो उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन सेटल करनी पड़ती है, मींस आपको कहाँ पे बैठना है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बेंजीन में एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो डिसाइड करेगा पहले तो, यहाँ पे तो वो डिसाइड भी करेगा कि वो दूसरा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बैठने देगा या नहीं बैठने देगा। इसको बोलते हैं कि एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहा होगा रिंग की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो ऐसा ग्रुप होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगी, जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेगा नहीं, उल्टा रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अंडर दो सर्कमस्टांसेस दैट इज डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे एडजस्ट होगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। उसके हिसाब से हम ऐसे बोलेंगे, अगर वो ऑर्थो पे पुश कर रहा है उसको, या मेटा पे पुश कर रहा है, या पैरा पे, तो उसे बोलेंगे ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। दिस इज हाउ वी हैव टू गो। तो इज दैट क्लियर कि कैसे बता रही हूँ मैं आपको? Yes, ma'am. ओके बेटा, लास्ट क्लास में एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने एक पोल भी लिया था जिसमें मैंने थोड़ा चेक किया था कि कैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है या भूल गए हो एम आई से कैसे चेक करते हैं। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ओ एच है, ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Phenol. बिल्कुल, फिनॉल। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो ओ एच ग्रुप है, ओ एच ग्रुप इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। पहले तो ये चेक करते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। किसकी तरफ एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, वो सबको पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिंग। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करेंगे जीओसी के इफेक्ट से, इसीलिए आपको जीओसी पहले पढ़ाया था। अब जीओसी के इफेक्ट्स क्या कहते हैं? जीओसी का इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कहीं टेंडेंसी हो, पहले तो देखो कि सिस्टम में कंजुगेशन है। देखो, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल लॉन पेयर। तो इसका मतलब है ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, मतलब काफी हद तक कंजुगेशन है सिस्टम में। तो अगर सिस्टम में कंजुगेशन होती है तो लॉन पेयर और ये जो है आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स देंगे। देखो, ये आपका सिस्टम, वो कैसे डिसाइड करते हो आप? वो आपको पता है ना, नॉन बॉन्डिंग की हाई एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे? पाई से नहीं मूव करना स्टार्ट कर देना। अगर आपके पास सिस्टम में पाई भी प्रेजेंट है और लॉन पेयर भी प्रेजेंट है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लॉन पेयर मूव करेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट विल मूव, देन दिस विल मूव। ठीक है, तो जब ये मूव करते हैं तो देखो क्या बनता है, आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H रह जाएगा। यहाँ पे दो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, अब हमारे पास एक पेयर बच जाएगा और उसके ऊपर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन बचे ना ऑक्सीजन पे, तो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हेयर इट इज, तो यहाँ पे क्या आ गया? दो इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पे आ गए, तो देयर इज द नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे और डिलोकलाइज होगा। देखो ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। एक बार आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लोगे ना, उसके बाद आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कभी नहीं भूलोगे इसका। अब ये यहाँ पे आ गया, ये फिनॉल में भी आएगा तो मैं वहां पे नहीं बताऊंगी। अल्काइल हैलाइड वाला अल्काइल हैलाइड में भी आएगा, देन मैं वहीं पे नहीं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। एनिलीन वाला नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आएगा 12th केमिस्ट्री में, तो हम वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, और इसको नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं सबको पता है ना? यस मैम। ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कार्बन के, तो दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, एंड हियर वी आर हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने देखा कि जो OH ग्रुप है वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। आप क्या बोलोगे
the OH increases the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस किस पोजीशन पे इंक्रीज कर रहा है बेटा? एट द, मैम ऑर्थो और हाँ पैरा जी, पर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विद द, कौन से इफेक्ट से दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन? प्लस एम इफेक्ट। ये भी आपको पता है बिकॉज लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो दिस इज अ प्लस एम इफेक्ट। तो इसका मतलब है, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट। एक्टिवेट करेगा। तो OH ग्रुप एक्टिवेट द रिंग, ये एक्टिवेट टुवर्ड द, आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो, एक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। एक्टिवेट द रिंग, डीएक्टिवेट नहीं करेगा, एक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। यानी कि इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या आ गया? इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आ गया ऑर्थो एंड पैरा। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में होगी OH की प्रेजेंस में, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे जाएगा? आने वाला ग्रुप ऑर्थो में जाएगा या पैरा पोजीशंस पे जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसका एक रिएक्शन करके देखते हैं। वैसे ये रिएक्शन मैम इस, प्रीवियस स्लाइड से मैम। ठीक है, OH ग्रुप एक्टिवेट करेगा रिंग को फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। डन मैम। ठीक है जी। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये इस चैप्टर की नहीं है, बट फिर भी आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप क्या करोगे बताओ? बताओ कहाँ पे मैम लेके? NO2 पॉजिटिव को ऑर्थो और पैरा पर लेके जाएंगे। हाँ, NO2 पॉजिटिव को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लेके जाओगे। ठीक है, आपको तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक ऑर्थो पे NO2 लगा दिया और एक लगा दिया पैरा पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे सवाल आता है कि मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इस कंपाउंड का नाम है बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल आर द टू कंपाउंड्स जो आपके इस में फॉर्म हो रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है? उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल आया है, उसकी एग्जिस्टिंग वाले ग्रुप से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो आपके पास ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि इफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the group present on the ring, ठीक है, देन ऑर्थो वाला क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज बाकी सारी कंडीशंस में पैरा वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज पैरा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। बताओ प्रेजेंट एग्जांपल में कौन है मेजर प्रोडक्ट? बताओ तो। मैम पैरा। पैरा ही। Para. टू पैरा, नाइट्रो को ओपन करके देखो, N डबल बॉन्ड OO, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 मेंबर स्टेबल रिंग बना रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो माइनर होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती यहाँ पे, क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी चाहे वीक है पर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, कंपाउंड लो एनर्जी का होता है तो स्टेबलाइज है। तो ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस मैम। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो अब इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है,
NH2 है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो अब इसका क्या नाम है? Aniline. एनिलीन। तो अब एनिलीन को देख लिया जाए क्या करता है। एनिलीन ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे, तो मैं इसकी एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगी, रेस्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। तो देखो वही कंडीशन आ गई, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, नॉर्मली कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो दिस इज हैविंग द ऑर्थो पोजीशन पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब इसकी तरह और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? NHR हो सकता है जिसपे भी लॉन पेयर है, NHCOCH3 भी हो सकता है क्योंकि इस पे भी लॉन पेयर है, OCH3 भी हो सकता है क्योंकि इस पे भी लॉन पेयर है, मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, बाकी आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जो ग्रुप्स है ना, ये किस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं? प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं रिंग की तरफ। और अगर मैं CH3 की बात करूं या C2H5 की बात करूं, ये क्या करेंगे? प्लस आई। हाँ, इनमें प्लस HC भी है और प्लस I भी है। तो ये M से तो नहीं, पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ये सारे ग्रुप क्या हैं? ये सारे हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। पहली बात तो एक्टिवेटिंग है, बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करते हैं। दूसरा, इन सभी का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कई बार आपको पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, उसमें 2 ऑप्शन नहीं मिलती हैं ऑर्थो एंड पैरा की, एक ही प्रोडक्ट लिखा होता है, तो उस केस में वो मेजर प्रोडक्ट दे रहा होता है। तो आपको बस चेक कर लेना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कोई प्रोबेबिलिटी है तो आपका आंसर ऑर्थो वाला होना चाहिए ऑप्शन में, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इन एवरी कंडीशन तो फिर आपके पास पैरा होगा मेजर प्रोडक्ट। चले आगे। Yes, ma'am. NHR, NHCO, CH3 या OCH3, CH3, C2H5, जितने भी जो ग्रुप हैं, एमीन या एमीन के डेरिवेटिव या एमाइड या मिथॉक्सी या हालाइड, अपने नॉट हैलाइड सॉरी, एल्काइल ग्रुप्स, ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब आ जाओ हैलाइड पे। देखो हैलाइड पे हो तो सकता है ये, मतलब इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी सेम वैसी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, बिकॉज यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के ऊपर। बट ये जो बनता है ना क्लोरीन प्लस, ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, और उसका रीजन है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो सही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। प्रॉब्लम क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी रही है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बहुत कम स्टेबल है। अब वैसे भी आपको ये बात पता है कि अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम हो तो उस केस में -I को डोमिनेट करते हैं इन कंपैरिजन टू +M, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ द CX बॉन्ड, यानी कि जब कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है हैलोजन के साथ। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो -I है तो इसका मतलब है कि जो X है वो क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा फिर, क्योंकि डोमिनेट आप किसको कर रहे हो? -I को कर रहे हो, तो -I रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक नहीं रहा, उल्टा रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दैट deactivate the ring toward इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन को डिफिकल्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे वैसे मेटा से ज्यादा होती है, तो वैसे तो अटैक तो इसमें भी ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा, और बट एक्चुअली में इसका इन्फ्लुएंस जो है वो डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया हैलोजन वाला केस। अब हम कुछ देख लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं। मैं आप कुछ ग्रुप्स लूंगी, उसके बाद हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी दिखाएंगे, पहले आप नोट कर लो।
NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, बेंजेल्डिहाइड हो सकता है, ईथर ग्रुप हो सकता है, एंड एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एंड इज अ सल्फोनिक एसिड। ये जितने भी ग्रुप है ना, पहली बात तो है ये ऑल ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग है। अब इनमें देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसा आता है और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये कहाँ पे रखेंगे। लेट्स चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। एक ही की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला केस समझ में आ जाएगा। एन डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। बाकी बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन में इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस है, ये माइनस है। ऑलरेडी डेटिव बॉन्ड में प्लस माइनस है दोनों, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है बेंजीन से। तो व्हेन इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मीनवाइल ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो एक नया नेगेटिव जनरेट हो गया और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब उल्टा, ये तो काम उल्टा हो गया। तो रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो पे तो नहीं आ सकता। चलो पैरा का भी जजमेंट कर लो। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पहले वाले प्लस माइनस आप लगा भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि प्लस माइनस न्यूट्रल कर देंगे ना कंपाउंड को, तो नहीं भी देते हैं डेटिव बॉन्ड में। तो इट इज जस्ट लाइक यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, मैंने लगा दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओ नेगेटिव प्लस, तो बेटा यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगेन यू पीपल कैन सी कि पैरा पोजीशंस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे, तो दिस हेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड N O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, चलो इतनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इनफ है, लास्ट में तो फिर रीजनरेशन हो जाएगा एरोमेटिसिटी का। तो ये आपके पास आ गई 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पहले तो आप ये बोलो कि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो NO2 है वो रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। बिल्कुल, डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये है कि डीएक्टिवेशन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है। मेन ऑर्थो और पैरा। हाँ, तो डीएक्टिवेशन का इन्फ्लुएंस कहाँ पे आ रहा है, डीएक्टिवेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, अब देखो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना ही है तो मेटा पोजीशन इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, डीएक्टिवेशन एट ऑर्थो एंड पैरा। तो E प्लस एक्टिव अटैक एट मेटा पोजीशंस। तो मेटा पे कंपैरेटिवली, वैसे तो इसमें ओवरऑल तो ये देखो प्रमोट कर ही नहीं रहा है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को, बट अगर फिर भी बेंजीन पे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही है, तो उस केस में ये अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ मेटा डायरेक्टिंग। और इसके साथ अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे साइनाइड है या कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल भी देखोगे तो कार्बोनिल कैसे रिएक्ट करता है, आप सभी को पता है। कार्बोनिल ऐसे रिएक्ट करता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, तो वो भी डीएक्टिवेट करेगा। तो ऑल दिस ग्रुप्स डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस इतना ही पेंडिंग था इस पोर्शन से कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हाउ वी आर सेलेक्टिंग द ग्रुप्स। आई एम अगेन शोइंग द प्रीवियस स्लाइड्स। देखो, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, यानी कि जितने भी कार्बोनिल वाले हैं, एल्डिहाइड ईथर वाला है,
ये आपका हो गया, या COH हो गया, COR हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ये सब डीएक्टिवेट करते हैं। और जितने भी ग्रुप्स में आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जिसमें एक एक्सेप्शन हैलोजन वाला है, वो सारे रिंग को एक्टिवेट करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। और जितने भी डीएक्टिवेट करने वाले हैं वो मेटा पोजीशन पे करेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने सीखा कि वो दोनों ऑर्थो एंड पैरा पे हो रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, अच्छा, कुछ पोर्शन, दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स, इतना ही पोर्शन है। और इस चैप्टर में से जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कॉब्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, बाकी आपने पढ़ा है इसमें दैट जितनी भी कन्वर्जेंस हैं आपकी, हाइड्रोकार्बन ओजोनलिसिस है स्पेशली, तो ये जितनी भी कन्वर्जेंस आती है ना, उसमें एक छोटा सा पार्ट होगा, मतलब इट इज वन ऑफ द स्टेप। ठीक है, KMNO4 वाला ग्लाइकल फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे एसिड बनना है, कहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना है, कहाँ पे नहीं। ये आपका जो टोटल रिएक्शन क्वेश्चन जेई में बनता है, तो दैट इज अ क्वेश्चन जिसमें 2 3 1 2 3 करके आपके पास रिएजेंट दिए होते हैं, जिसमें से एक आधा स्टेप ऐसा हो सकता है, तो हाइड्रोकार्बन ये रोल प्ले करेगा। ओके, तो आई टोल्ड यू दैट कन्फर्मेशंस वाला टॉपिक वी हैव डन ओनली इन द केस ऑफ द इथेन, वो थोड़ा सा एक बार सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, ये एल्केन्स पार्ट में आता है। Conformations for the alkanes. Before I go for the conformations of alkanes, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ कि देखो, इसको पढ़ने से पहले ना कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, जब आपका आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन लगेगा ना, तो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है कि जो आपने कॉपी पे किया है या जो आपने खुद सॉल्व किया क्वेश्चन, वो आपने किसी एक रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, और कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में वही सेम मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आप पहचान नहीं पाते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ 3D व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूल, and it is very important that you will learn how to convert the one type of representation into the another type of the representation. So that is important over here. So regarding the conformations of the alkane, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि representations होती क्या है, इसका meaning क्या है। representations हैं basically the methods, oblique ways to represent the 3D molecule into the 2D. 3D molecule into the 2D। 3D मॉलिक्यूल को 2D में रखने के लिए क्या क्या मेथड्स, क्या क्या वेज आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। ओके, एंड क्या टाइप की रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास। द फर्स्ट टाइप ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन इज अ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके ही पढ़ेंगे इनको। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशंस, the second type of the representation, as we have done on that day, is the Sawhorse representation. The third type of the representation is called as a Newman representation. ये भी हमने किया था, Newman representation. The fourth type of the representation is a Fisher representation. Fisher representations. तो ये 4 टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिखा देती हूँ। So can you shift the slide if you know the names of all these representations? Yes, ma'am. तो फर्स्ट टाइप की रिप्रेजेंटेशन है जैसे आपके पास फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होती है, तो रिगार्डिंग द फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बेटा, हमारे पास एक कार्बन के टेट्राहेड्रल कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इन 4 बॉन्ड में से जो 2 बॉन्ड्स हैं दैट आर ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर, the one bond is above the plane of a paper and the one bond is below the plane of a paper। मैं इसको ABCD लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें जो मैंने नॉर्मल लाइन लिखी है ना, ये ऑन द POP है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब जैसे लिखी है वैसे ही आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही है। ये वाला है ना जो इसको सॉलिड वेज बोलते हैं, ये अबव द POP है,
अबव द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब है प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर का मतलब है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेते तो जो आपकी तरफ बॉन्ड पॉइंट आउट होता, या बोर्ड के जो ऊपर है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ये वाला जो है इसे डैश्ड वेज बोलते हैं, दैट इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो दीज आर द 4 बॉन्ड्स। एक कार्बन के केस में हम ऐसे लिख देते हैं, इफ वी आर हैविंग द मोर देन 1 कार्बन एटम, तो इसके लिए हम जिगजैग पैटर्न यूज करते हैं। वो आपको पता है आजकल IUPAC नेमिंग में भी ये जिगजैग पैटर्न शो होता है। इस जिगजैग पैटर्न में ना आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर द 2 टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम। वन इज दिस टाइप ऑफ द कार्बन एटम जो मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड कार्बन। This is called as a depressed carbon atom, and one is that type of a carbon atom जो ये है, इसको बोलते हैं elevated carbon atom, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसको कुछ डिफरेंट कलर ले लें, लेट्स टेक इट एज अ ग्रीन कलर। जो आपका डिप्रेस्ड कार्बन एटम है, लेट मी रिमूव दिस वन बिकॉज यू नो दिस इज अ डिप्रेस्ड। जो आपका डिप्रेस्ड कार्बन एटम है ना, उस पे बाकी 2 ग्रुप भी डाउनवर्ड लगेंगे, और जो आपका एलिवेटेड कार्बन है ना, उस पे बाकी 2 ग्रुप भी अपवर्ड लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ फ्लाइंग वेज। आप समझ पा रहे हो ना, देखो टेट्राहेड्रल है तो इट मस्ट हैव अ 109.28 ना, तो इतना एंगल मेंटेन करने के लिए तो इट इज नेसेसरी दैट अगर मेरे पास कोई एक एलिवेटेड कार्बन है तो उसके बाकी 2 ग्रुप भी एलिवेटेड ही लगेंगे, तभी वो बॉन्ड एंगल मेंटेन हो पाएगा। अगर नीचे है तो दोनों ऐसे ही लगेंगे। तो दिस इज अ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। और फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में अच्छा एक और चीज सीख लो। लेट अस सपोज कि मेरे पास कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नंबर दे देती हूँ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, चलो यहाँ लगाना था, ये 3, ये 4 है। तो 1 and 2 जहाँ पे आपके जो OH हैं उसकी ओरिएंटेशन सेम है, मीन्स अगर यहाँ पे अब अबव द प्लेन है, यहाँ पे भी अबव द प्लेन है, तो इसको हम बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं बेटा? SYN, सिन। अगर हम इसको चेक करें 1 and 4 को, तो 1 कार्बन एटम पे OH कहाँ है? अबव द प्लेन। 4 कार्बन एटम पे OH कहाँ है बेटा? बिलो द प्लेन। तो इसको बोलते हैं एंटी। दिस इज कॉल्ड एज एंटी। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं जो वो क्वेश्चंस में भी यूज करता है या पूछता है, तो आपको पता होने चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कन्फर्मेशंस है क्या? देखो कन्फर्मेशंस का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स, obtained by the rotation about the carbon-carbon single bond. Obtained by the rotation about the carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond के along rotation possible होती है, मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे ना उस रोटेशन से, दैट आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशंस। और कन्फर्मेशंस कोई अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होते। अब आप घूम के खड़े हो जाओ तो रहोगे तो आप ही ना, ठीक है ना। पहले आपका कोई एक एंगल दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप थोड़ा टर्न हो जाओ तो आपका दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स conformations we are talking about. So these are the different arrangements of the same molecule which are obtained by the carbon carbon single bond rotation. तो इससे आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि सिंगल बॉन्ड जो है उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, पहली बात। नाउ द सेकेंड थिंग इज, यस रोटेशन इज पॉसिबल। अब कैसे देखा जाए? जैसे मान लो ये एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, लेट अस सपोज A, B, C and D। तो रोटेशन कैसे दिया जाता है, कैसे चेक किया जाता है? तो कार्बन के अराउंड जो 4 बॉन्ड्स है ना, इसको डैश लिख देते हैं, उन 4 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी 3 की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज होती है। इसको थोड़ा सा आप 3D में सोच के चलो कि एक V बना हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन्वर्टेड V बना हुआ है, एक अप है मतलब आप लोगों की तरफ है, और एक बिलो है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, द वन इज अप, वन इज बिलो एंड दिस टाइप ऑफ V।
तो अगर आप किसी एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखोगे, कार्बन को उसके साथ पकड़ोगे और बाकियों को घुमाओगे, तो उनकी जो लोकेशंस बदलेंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्फर्मेशन। तो अगर आपको पेपर में कन्फर्मेशन पहचानना है तो ये स्टार पॉइंट आप याद रखोगे कि वन बॉन्ड इज कांस्टेंट, वन बॉन्ड इज कांस्टेंट and the position of the remaining three will interchange. Position of the remaining three will interchange. Three will interchange. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशन कभी भी कोई आइसोमर्स नहीं होते, वो आइडेंटिकल ही होते हैं। ठीक है, घुमाया ही हुआ है मॉलिक्यूल को, एक बॉन्ड को पकड़ के बाकियों को तीनों को घुमा देते हैं। जब आपको एक बॉन्ड कांस्टेंट लगेगा और बाकी तीन की पोजीशन इंटरचेंज मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। पहली बात। नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये तो हो गया आपका फ्लाइंग वेज कन्फर्मेशन। अब सेकेंड है आपका साहॉर्स, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। देखो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन का 3D क्या है। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में आप वाई मॉडल यूज करते हो। जैसे ये एक वाई है, ये दूसरा वाई है, ये दो वाई है। अब ये दोनों के दोनों वाई सीधे हैं, जिसको हम बोलते हैं कैसे वाई है बेटा, इरेक्ट। दीज टू आर कॉल्ड एज अ इरेक्ट वाई। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है, पर इसका एक्चुअली 3D में मीनिंग क्या है। जो आपकी राइट साइड है ना, वो बॉन्ड है अबव द प्लेन ऑफ पेपर। जो आपकी, ये मैं इसका इसका इसमें कन्वर्जन बता रही हूँ। ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड, वो है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। फिर से ये राइट वाला है अबव द प्लेन ऑफ पेपर। फिर से ये बिलो वाला है लेफ्ट वाला बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो इसकी लेग है ना, दिस लेग एंड दीज टू कार्बन एटम, ये है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो आई थिंक मेरी ड्राइंग से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम सेइंग? Ma'am. Right Yes, one sir. portions are above the plane of paper, below one portions are below the plane of paper, left one portions, और leg C1 C2 ये है आपके on the plane of paper। ये इसका 3D व्यू है। तो एक तो ऐसी कंफर्मेशन हो सकती है, एक ऐसा हो सकता है कि एक वाई सीधा हो, एक वाई उल्टा हो, या ऊपर वाला वाई अपोजिट हो, नीचे वाला वाई सीधा हो, या दोनों के दोनों वाई उल्टे हो। तो these are the 4 types of the Sahor's representations, different type of Sahor's representations। ठीक है, समझ में आ गया साहॉर्स कैसे लिखते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब जरा इसको देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे I है। तो बेटा मैं आपको फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना जरा। यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल होगा ना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होती है, पर एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखना होता है। जिस बॉन्ड को कांस्टेंट रखना है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये बॉन्ड कांस्टेंट है, मतलब इतना ही घूमेगा पोर्शन। तो देखो इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको बोलते हैं, इसको 120 डिग्री पे घुमाया है। तो ये 120 एंगल है, टोटल 360 हो गया ना। तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो देखो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बताओ मुझे। Cl नीचे नहीं आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, F यहीं पे है, CH3 यहीं पे है, I यहाँ पे है। अब कोई आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है, बताओ स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या आइसोमर्स है? Whether 1 and 2 are isomers or not? अच्छा मुझे बताओ कि मैंने Ma'am, रोटेशन, chemical. ये रोटेशन करी है ना, मैंने इसको घुमाया है ना, इसको। Yes, ma'am. जब दो चीजें घुमा के आ रही हैं तो ये आइडेंटिकल हैं बेटा, इनको पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। क्या है ये? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये अलग अलग नहीं है। अब देखो आप इसको नीचे वाले को भी 120 पे घुमा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। Yes, ma'am. देखो बेटा, फिर ये H हो गया, ये Br हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आ गया अब I, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया F।
तो ये थर्ड स्ट्रक्चर आ गई, ये भी इसका क्या है, कंफर्मेशंस है। तो ये सारी कंफर्मेशंस है, पेपर में इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग अलग है, ये सब सेम मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ घुमा के लिखा हुआ है। और ये मैंने कैसा ऑपरेशन बताया है पेज ए पे, क्लॉकवाइज 120 डिग्री बताया अभी आपको, और काउंटर क्लॉकवाइज को तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हो, काउंटर क्लॉकवाइज 120 डिग्री बताया। तो इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलो सेकंड टाइप का ऑपरेशन देख लो। इसी स्ट्रक्चर में सेकंड टाइप का ऑपरेशन है 180 डिग्री पे कैसे घुमाते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे बना दिया इसको, ये Cl ले लो, यहाँ पे Br ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, कोई भी ग्रुप पेपर में दिए हो सकते हैं, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे I ले लो और यहाँ पे F ले लो। अब देखो 180 कैसे घूमेगा, 180 डायगोनली घूमने को बोलते हैं ना। ये CH3 है, देखो जब ये 180 आएगा तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा CH3। ये Cl है, जब ये 180 ma'am. जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये Br है, ये जो 180 जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जब इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री डायगोनली घुमाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा। और नीचे वाले को अगर हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, नहीं घुमा रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। अब आपको पेपर में ये दो स्ट्रक्चर्स आ जाएं, आप येलो वाला मत देखो, सिर्फ व्हाइट वाला और येलो वाला देखो। इसका ये वाला तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाया था। ये दो स्ट्रक्चर्स भी आपस में क्या है, कन्फर्मेशंस हैं, और ये आइडेंटिकल्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, समझ में आया 180 डिग्री का रोटेशन? Yes, ma'am. Yes, sir. 180 डिग्री के रोटेशन से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वाई की नेचर चेंज हो जाती है। पहले वाई सीधा था, अब वाई कैसा हो गया, उल्टा हो गया। चलो नीचे वाले पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने किसको किया है, C1 को 120 किया है, अब C2 को 120 करके देख लो, 180 सॉरी, C2 को 180 करके देख लो। कोई बच्चा बताएगा C2 को 180 करने से कैसा आता है? पहली स्ट्रक्चर ऐसे ही लिख देते हैं, CH3 Br Cl, इसको 180 करेंगे तो फिर से Y की नेचर चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा बताओ जल्दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जहाँ पे कर्सर है? Iodine, ma'am. I, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ma'am. F, यहाँ पे क्या जाएगा? H. पेपर में ये चीजें पहचान लेना कि ये कुछ अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये 180 पे रोटेशन है। तो 180 क्लियर है सभी को, और 60 भी क्लियर है? Yes, ma'am. 180 और 120 क्लियर है, 60 तो अभी बताया नहीं है। थर्ड देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री भी बहुत आसान है, अगर आपने 120 घुमा लिया तो 60 तो कर ही लोगे। ये Cl है, ये H है, ये I है, ये F है, ये CH3 है और ये Br है। देखो अगर ये पूरा 120 है तो 60 कहाँ पे रहा होगा, हाफ में रहा होगा। ठीक है, मान लो मैंने 60 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज कार्बन 1 को, तो देखो 60 इसको घुमाया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल 120 है, तो इसको 60 घुमाया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको 60 घुमाया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी वाई की नेचर चेंज होती है, पर ग्रुप्स जो है वो डायगोनली नहीं आते। ये पहचान है कि 160 कब है और 60 कब है और 180 कब है। क्लियर हुआ ये मैंने 60 कैसे रोटेट किया है? अच्छा देखो ये टोटल कितना था, 120 नहीं था? Yes, ma'am. तो अगर 120 था तो उसका हाफ नहीं होगा 60? Yes, ma'am. तो बेटा H और Cl में से H को क्लॉकवाइज तुम हाफ पे लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, Cl को क्लॉकवाइज हाफ पे लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, I को क्लॉकवाइज हाफ पे लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले Y सीधा था, अब Y उल्टा हो गया, तो ये 60 डिग्री रोटेशन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. तीन टाइप की रोटेशंस आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, मैं फिर से स्लाइड दिखा देती हूँ। पहले हमने 120 घुमाना सीखा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हमने 180 पे रोटेट किया, इसको बहुत इजी था डायगोनली। 180 पे रोटेट करने पे भी वाई की नेचर चेंज हो जाती है और 60 पे भी, पर अरेंजमेंट अलग अलग आते हैं। तो ये तीन टाइप की रोटेशन से जो भी आ रहा है उन सभी में कार्बन कार्बन का बॉन्ड कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो सब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है। वो एक ही कंपाउंड को घूम के, मान लो आपका कोई आंसर ऐसा आता है, ठीक है, और पेपर में ये वाली फॉर्म दी हुई है, तो आपको अगर घुमाना नहीं आता होगा तो आप तो क्वेश्चन छोड़ ही आओगे, आप बोलोगे मेरा तो ये आंसर आया था पर पेपर में तो कुछ और दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको कन्फर्मेशंस भी पता होनी चाहिए क्या है। नाउ थर्ड इज अ न्यूमैन। न्यूमैन तो बिल्कुल आसान है, अगर आप ये कर लेते हो तो वो भी कर लोगे। न्यूमैन जो कन्फर्मेशंस हैं उसमें जो पिछले वाली कन्फर्मेशंस है ना, उसके बीच वाली लाइन को हटा देते हैं।
यानी कि एक के अगर 3 ग्रुप्स ऐसे हैं तो दूसरे के लिए हम एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल बैक कार्बन है तो उसके ग्रुप्स को कुछ हम ऐसे लिख देते हैं। तो वही केस हो सकते हैं, या तो दोनों सीधे वाई हो सकते हैं या दोनों उल्टे वाई हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाला ऐसे हो सकता है, सेकंड वाला ऐसे हो सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू गो। इज दैट क्लियर? न्यूमैन कन्फर्मेशंस भी और न्यूमैन के ऑपरेशन बिल्कुल सेम है जो साहोर्स के हैं, एग्जैक्टली सेम, 120, 180 एंड 60 डिग्री। तो फोर्थ इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैम एक बार न्यू में रिपीट कर दो। न्यूमैन ना बेटा बिल्कुल सेम है, मैं आपको ना पिछली स्लाइड से उसके साथ साथ बना देती हूँ, रुको। अब इसका न्यूमैन देखो क्या होगा, इसका न्यूमैन ऐसा ही होगा कि ये वाला ग्रुप था ना तो ये ऐसे फ्लोरीन, आयोडीन, मिथाइल, ऊपर वाले क्या थे Br, Cl और H। तो इसको घुमाएंगे तो बिल्कुल ऐसा, मतलब जो जो आपने किया है ना साहॉर्स में वो एग्जैक्टली सेम है। ये देखो, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर Br यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, F यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया। अब मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ, रुको। जैसे ये किया आपने, इसका ये बन गया, तो इसको कैसे बनाओगे, ऐसे। तो ये बिल्कुल वही है जो आपका था साहॉर्स, इसलिए मैंने इसके ऑपरेशन दोबारा नहीं बताए। मतलब आप साहॉर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करके सेम कर सकते हो। ये एक कार्बन है फ्रंट वाला, ये बैक वाला कार्बन है। बैक वाले कार्बन के लिए सर्कल होता है और उसके ग्रुप ऐसे दिखाए जाते हैं, फ्रंट वाले कार्बन के ग्रुप ऐसे हैं। ऑपरेशन इसमें भी बिल्कुल सेम ही होंगे, 120, 60 एंड 180। ठीक है, आपको क्लियर है ये? यस मैम। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सबसे आसान है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ऐसे लिखे होते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे 3 ग्रुप हैं, Cl है, Br है, I है और यहाँ पे F लिखा हुआ है, 4 हो गए। इसमें भी अगर एक की पोजीशन आप कांस्टेंट कर लोगे तो आप बाकियों को घुमा सकते हो। एक ही पोजीशन को कांस्टेंट रखना है, ये ध्यान रखना। जब आप इसको रोटेशन दोगे, मान लो मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, तो ये ऐसे आ जाएगा ना, आई यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा और Br इसको जंप करके ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें एक ग्रुप की पोजीशन कांस्टेंट रखनी होती है। तो ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये एक कार्बन वाला था, किसी भी पोजीशन को कांस्टेंट रख सकते हो। अब हो सकता है तुम्हें जो पेपर में क्वेश्चन आया वहां पे आई सेम लिखा हो तो बाकी 3 की पोजीशन चेंज की हो सकता है तुम्हें पेपर में जो आ रहा है वहां पे Cl कांस्टेंट हो, बाकी 3 की पोजीशन चेंज हो। किसी एक की पोजीशन को कांस्टेंट रख के अगर 3 की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, घुमाया हुआ है, तो वो फिशर प्रोजेक्शन है। देखो इसमें 2 वाला क्या आता है, जैसे ये 2 है ना, 2 कार्बन है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, ऐसा है। ये वाला जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसका मतलब ये है, देखो ये कार्बन 1, ये कार्बन 1, ये आएगा लेग में, ये आएगा राइट पे, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर और CH3 आएगा नीचे। बस इतनी बात अगर आप याद में रख लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका 4 टाइप का मैंने साहॉर्स बताया था, दोनों वाई सीधे, दोनों वाई उल्टे, एक वाई सीधा, एक उल्टा सीधा, उन सभी में से सिर्फ ये फिशर इसमें कन्वर्ट होती है। मतलब दिस इज अ मीनिंग ऑफ दिस, ये और दोनों सेम है। अगर आपको इसको आगे किसी में लेके जाना है तो इसको घुमा के लेके जाना पड़ेगा। मान लो तुम्हें पेपर में तुमने ये आंसर निकाला और तुम्हारा आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दिस वन फिशर कॉरेस्पॉन्ड टू दिस ओनली। अगर आपको मान लो पेपर में कुछ ऐसा आंसर दिया हुआ है ना, तो आप पहले इसको कन्वर्ट इसमें ही करोगे, 1 को 2 में ही कन्वर्ट करोगे, फिर इसको घुमा के लेके आओगे। देखो मान लो पेपर में ये तो सेम रखा था पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, तो डिफरेंट फिर डायगोनली वाला भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये तो ये तीनों चीजें सेम है,
और इसको डायरेक्टली 1 को डायरेक्टली 3 में नहीं ले जा सकते, या 1 को किसी भी और साहोर्स में नहीं ले जा सकते, बस 1 को डायरेक्टली 2 में ले जा सकते हैं, 2 पे ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर आगे उसमें किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ साहोर्स में। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, sir. दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी व्हेन सच टाइप ऑफ आइसोमर्स कम्स इन द 12th केमिस्ट्री। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताई है। अब जैसे आपको कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन बनानी है, उस दिन आपने इथेन बनाई थी ना, कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है, देखो ब्यूटेन ये होता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये 2 कार्बन एटम्स ले लो जिसको मैंने स्टार लगाया है, इस कार्बन के 3 ग्रुप लिख लो, एक एक CH3 है और एक एक H है, फिर एक H है, फिर CH3, ऐसे है। तो अब आप बिल्कुल वैसे ही करो जैसे आपने उसका किया था इथेन का। ये एक कार्बन एटम है, इसको मैं C1 लिख देती हूँ। तो C1 के 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, देखो बताओ C1 के 3 ग्रुप कौन से हैं, एक H और एक CH3। दूसरे 3 ग्रुप्स कौन से हैं, एक H और CH3। ठीक है, तो एक ये कन्फर्मेशन है। इस कन्फर्मेशन को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक्लिप्स्ड। बताओ तो क्यों ये एक्लिप्स्ड है, इसको फुल्ली एक्लिप्स्ड बोलते हैं। फुल्ली एक्लिप्स्ड का मतलब है कि 2 बड़े बड़े ग्रुप बहुत पास हैं। अब उसके बाद आप इसको घुमा सकते हो, घुमाओगे कैसे, जैसे एक को तो कांस्टेंट रख लिया, फ्रंट वाले को, इसको घुमाया तो इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, तो एक तो ऐसे ही रहा, फ्रंट वाला मैंने नहीं छेड़ा। आप किसी को भी घुमा सकते हो, फ्रंट को भी घुमा सकते हो। अभी आपको सिखाई ना 120 पे रोटेशन, अब ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कुछ, पहले CH3, ये H यहाँ पे आ गया और ये आप H यहाँ पे आ गया, और घुमा लो इसको थोड़ा, इसको घुमाओगे ये यहाँ जाएगा। मैं एरो नहीं डालूंगी, एरो से ज्यादा हौच पौच होता है। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, अभी पहले वाले ग्रुप तो ऐसे ही रखो, H CH3, ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा, ये H यहाँ आएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, फिर घुमा लो, फिर CH3 सेंटर में आ जाएगा। एक पैटर्न पता लग जाता है हमें कि कैसे जा रहा है। ये CH3 यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CH3 H एंड H। नेक्स्ट टाइम घुमाओगे तो ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड CH3 यहाँ है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और H। फिर से घुमाओगे तो CH3 सेंटर में आ जाएगा। लेट मी डू इन दिस वे। पहले के ग्रुप सेम रखो, H CH3, आपको घुमाना नहीं है, मैं बताती हूँ इसमें से क्या क्वेश्चन आता है। ये CH3 आ गया, ये H आ गया और ये आ जाएगा। फिर से इसे घुमाओगे तो पहला मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, डरना नहीं है इसको देख के, ये 6 है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रोटेशंस करने से आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ CH3 जो बिगर ग्रुप है वो सबसे ज्यादा पास है, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है ये। और ये सबसे लेस स्टेबल है, मतलब लीस्ट स्टेबल है ये, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप सबसे ज्यादा पास पास है। वैसे इसकी नेचर क्या है, एक्लिप्स्ड है। अब एक स्ट्रक्चर देखिए आपने, ये वाली 4th नंबर, जिसमें CH3 और CH3 बिल्कुल एक दूसरे से डायगोनली ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं एंटी। और एंटी जो है वो मैक्सिमम स्टेबल होती है। ठीक है, एंटी जो आपकी मैक्सिमम स्टेबल है, ये किस टाइप की है, ये स्टैगर्ड टाइप की है। वो एक्लिप्स्ड थी, ये स्टैगर्ड है। ठीक है, बाकी जो बीच की कन्फर्मेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी की होती हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसको गॉचे लिख देते हैं। जो ऐसी वाली हैं इसको स्क्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्फर्मेशंस आती हैं। अब इसका क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल में जो फुल्ली स्टैगर्ड है, फुल्ली स्टैगर्ड का मतलब होता है जिसमें जो ग्रुप्स हैं वो बड़े बड़े ग्रुप सबसे अलग हैं। ठीक है, उसको एंटी बोलते हैं। और सबसे कम स्टेबल कौन सी है, जिसमें ये बिगर ग्रुप्स है CH3 वो पास पास है, दैट इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड। तो दीज आर द कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। ऐसे आप प्रोपेन के भी ले सकते हो,
और इसकी भी ले सकते हो, इथेन की तो मैंने बता ही दी थी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कन्फर्मेशंस Yes, वाला, ma'am. तो कन्फर्मेशंस में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना। इफ यू स्टिल फाइंड अ डिफिकल्टी देन विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास टू, डोंट वरी। अब एक दो क्वेश्चंस इसके ले लेते हैं, लाइक इफ वी आर हैविंग, let us suppose I am having the two benzene rings। एक ये बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, और इसके साथ लगा हुआ है NH और C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा सा, और फिर लगा दिया है ये ऐसे, और रिएक्शन के ऊपर लिख दिया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ABCD 4 प्रोडक्ट दिए हैं, आप बताओ नाइट्रेशन कहाँ पे होगी। देखो इसका मतलब तो तुम्हें आता है ना कि NO2 प्लस का अटैक होगा। NO2 प्लस का अटैक कहाँ पे होगा, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, और क्यों होगा, वाई इट इज सो, कहाँ पे होगा अटैक बताओ। मैम रिंग 1 पे। क्यों। मैम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि रिंग 2 के पास C डबल, रिंग 2 के पास, यस। बिल्कुल बिल्कुल, C डबल बॉन्ड O है, तो इस पे तो -I इफेक्ट -M इफेक्ट है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। इतना इजी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपको कि बेंजीन बना के दे देगा और नाइट्रो का अटैक करा दो NO2 प्लस का। आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि कहाँ पे अटैक होना है, कैसे होना है। तो ये बिल्कुल सही था। देखो हमने आज ही हमने क्लास में ये कॉन्सेप्ट किया है कि +M एक्टिवेट करता है और -M डीएक्टिवेट करता है। तो -M इसके पास है तो ये डीएक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर दो कि NO2 लगेगा कहाँ, किस पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर कहाँ पोजीशन पे लगेगा बताओ। कहाँ पे लगेगा, मैम ऑर्थो। नहीं, Ortho. ऑर्थो पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला नाइट्रोजन ये वाले नाइट्रोजन के साथ NO2 लगाओगे और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो प्रोबेबिलिटी ही है नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है यहाँ पे, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, रिपल्शंस भी हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के तो दूसरी क्या पोजीशंस थी फिर, इसकी पैरा पोजीशन, तो इसकी पैरा पोजीशंस पे नाइट्रेशन होता है, तो ये आंसर आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो लगा दूंगी तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशंस पे विद द बोथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे OH था वहां पे और NO2 था वहां पे हो रही थी, यहाँ पे स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आने वाला ग्रुप जो है वो NO2 को लेके जाएगा। NO2 आने वाला है जो वो पैरा पोजीशंस पे जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Ma'am. अब बताओ, मैम मेटा पे। रीजन। मैम क्योंकि C डबल बॉन्ड O है CHO में, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो मेटा ही ज्यादा नेगेटिव होगा। मतलब आएगा तो नहीं साथ, पर ऑर्थो और पैरा के कंपैरेटिवली ज्यादा नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, मेटा पोजीशन पे जाएगा क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और उसके कंपैरिजन में मेटा पे फिर भी है। Absolutely correct. So this is how we have to appear for the question. This is all for today. And आज की क्लास के बाद we have done with the 11th portion complete.
एंड 11th पोर्शन में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था दैट वाज द सम बेसिक concepts ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आता है, दैट आई विल टेक इन द 12th पोर्शन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वहां पे जाके हम इसको स्टडी कर लेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन सारी फिजिकल केमिस्ट्री में चलती है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर योर 11th पोर्शन एंड डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स वेल। और जो 12th वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, 12th वाले पोर्शन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। आपको पता होगा कि आपकी 11th केमिस्ट्री में एक रिडॉक्स चैप्टर भी है जिसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया हुआ है। रिडॉक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओनली। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. thank you. This is all for today. Thank you, ma'am.